हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। देखिए, आयनिक इक्विलिब्रियम में हमने एसिड बेस थ्योरी पढ़ ली, पीएच पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ सॉल्ट पढ़ लिए, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, ये सब हमने पढ़ लिया। देखिए, जो मैंने वीडियो बनाया उसमें कुछ कंसेप्ट जो हैं रह गए हैं, क्योंकि देखिए सारे टॉपिक जो है या सारे कंसेप्ट जो है थ्योरेटिकली बताना पॉसिबल नहीं होता है। तो वो जो कंसेप्ट कुछ रह गए हैं वो मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करवाऊंगा। और एक बात मैंने आपको लास्ट वीडियो में कही थी कि देखिए पहले जो एग्ज़ाम होते थे वहाँ पर पीएच पे ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते थे। सीधे सीधे से या तो किसी चीज़ की पीएच पूछ ली जाती थी, जैसे मान लीजिए ब्लड की पीएच कितनी होगी और किसी चीज़ की पीएच कितनी होगी, जो थियोरेटिकल चीज़ें होती थी। या फिर वो ये पूछ लेता था कि न्यूट्रल पीएच क्या होगी या पीएच 0 है तो उसकी नेचर क्या होगी, इस टाइप से। लेकिन जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हो रहे हैं, जैसे कॉलेज लेक्चरर का कहें या पॉलिटेक्निक कॉलेज लेक्चर का कहें या इवन स्कूल लेक्चरर कहें, तो वहाँ पर पीएच पे बेस्ड न्यूमेरिकल काफ़ी पूछे जा रहे हैं। तो वहाँ पर मैंने आपको लास्ट वीडियो में काफ़ी हद तक बता दिया था, फॉर्मूले बता दिए थे। उसकी जो प्रैक्टिस है वो हम और करेंगे। देखिए वहाँ पर मैंने काफ़ी प्रैक्टिस आपको पहले करवा दी थी। उसके बाद जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जो हमने प्रैक्टिस करी है आपको लगेगा कि वो हमारी जो प्रैक्टिस है वो कितनी हमारे लिए हेल्पफुल है। बहुत ही कम समय में हम जो है क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज जो है हम सबसे पहले देखेंगे सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। देखिए बिल्कुल टू द पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होते हैं और इनके बीच में रिलेशन क्या होता है। तो देखिए सॉल्युबिलिटी को अगर हम देखें तो हिंदी में हम विलयता कहते हैं। तो सबसे सिंपल से अगर हम बात करें तो दो तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं सॉल्युबिलिटी को। देखिए सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है कि कितने सॉल्वेंट में आप कितना सॉल्यूट डिजॉल्व कर सकते हैं या कितना सॉल्यूट डिजॉल्व है, वो उसकी सॉल्युबिलिटी होती है। जैसे मान लीजिए 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डिजॉल्व है या कितना सॉल्यूट डिजॉल्व हो सकता है, वो उसकी सॉल्युबिलिटी को बताता है। ठीक है। या फिर हम दूसरी तरीके से सॉल्युबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं मोल पर लीटर, कि पर लीटर सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट या इन फॉर्म ऑफ मोल्स जो है वो डिजॉल्व है। तो ये सॉल्युबिलिटी की बात होती है। कोई आपसे नहीं पूछ रहा कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है, थ्योरेटिकली आप बुक में और देख सकते हैं डेफिनेशन क्या होती है। तो सॉल्युबिलिटी का सिंपल सा ये मतलब है कि जो एक डेफिनेट अमाउंट आपने डिसाइड करा है सॉल्वेंट का, उसमें कितना सॉल्यूट आप डिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। वो अमाउंट अलग अलग हो सकता है। जैसे आपने 100 ग्राम सॉल्वेंट लिया है तो उसमें कितने ग्राम सॉल्यूट आप मैक्सिमम डिजॉल्व कर सकते हैं, या आपने 1 लीटर सॉल्वेंट लिया उसमें आप मैक्सिमम कितने मोल सॉल्यूट डिजॉल्व कर सकते हैं, वो उसकी सॉल्युबिलिटी होती है। ठीक है। इसके बाद आता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। क्वेश्चन आता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे। सॉल्युबिलिटी पे वो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे क्वेश्चन आता है। अब देखिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, इसको समझने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि जैसे मान लीजिए ये कोई आपके इलेक्ट्रोलाइट है। मैंने कहा AB कोई क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पर ये जब आपके आयनिक इक्विलिब्रियम में होगा तो ये होगा A प्लस B माइनस। ठीक है। तो जब यहाँ पर मैं इसका आयनिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूंगा, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहें तो मैंने कहा K। ठीक है। तो मैंने क्या कहा K। तो K जो होगा इसका आयनिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो क्या होगा, A प्लस B माइनस डिवाइडेड बाय AB, डिवाइडेड बाय AB। ठीक है। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर क्या है कि ये एक इक्वेशन हो गई या ये एक कांस्टेंट है जिसको हम क्या कह सकते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या करा, ये AB को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब मैंने इस AB को यहाँ मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया KB। ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू क्या आ गया, A प्लस और साथ में क्या आ गया, B माइनस। ठीक है। तो यहाँ पर ये एक इक्वेशन आ गई। इसको आप चाहो तो मल्टीप्लाई का साइन लगा लीजिए। इक्वेशन क्या आ गई कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आपने जो इलेक्ट्रोलाइट लिया था AB उससे मल्टीप्लाई कर दिया उसकी कंसंट्रेशन से, और साथ में क्या आ गया A प्लस इक्वल्स टू में क्या आ गया, A प्लस मल्टीप्लाई बाय B माइनस। अब यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है ये किस चीज़ को बताता है। अगर हम ब्रॉड सेंस में बात करें, किस सेंस में बात करें, ब्रॉड सेंस में। ब्रॉड सेंस का मतलब ये है कि जब मैंने कोई कंडीशन बाउंड नहीं करी है। कंडीशन बाउंड का मतलब इन द सेंस
कि हो सकता है इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ हो या इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं हुआ हो, वहाँ पर ये जो चीज़ है इसको अगर आप छोड़ दें तो ये जो चीज़ है a प्लस प्लस बी माइनस, इसका जो मल्टीप्लिकेशन है इसको हम कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? आयनिक प्रोडक्ट। ये आपको ध्यान रखना है, समझ में आई बात? यहाँ पर मैंने अभी कोई कंडीशन नहीं लगाई है, तो यहाँ पर a प्लस मल्टीप्लाई बाय b माइनस को जब आपने कोई कंडीशन नहीं लगाई है उसमें आप इसको क्या कह सकते हैं? आयनिक प्रोडक्ट। इसके बाद आपने क्या करा? स्पेशल कंडीशन लगा दी। कंडीशन क्या लगाई? इक्विलिब्रियम की। कंडीशन क्या लगाई? इक्विलिब्रियम की। भाई इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया, मतलब साम्य क्या है? स्थापित हो गया है। तो साम्य पर आप इसको नोटेशन देते हो KSP। साम्य पर आप क्या नोटेशन देते हो? KSP। तो KSP जो है वो भी किसके बराबर है? a प्लस और b माइनस के। समझ में आई बात? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है वो एक तरह से आयनिक प्रोडक्ट जैसा ही है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि आयनिक प्रोडक्ट तो सिंपल क्या बता रहा है कि जो सॉल्यूशन में आयन बने हैं उनकी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन या गुणन, जो भी आप अपनी लैंग्वेज में कहना चाहें, तो जो भी आपके इलेक्ट्रोलाइट में इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जो भी आयन बन रहे हैं, जैसे यहाँ पर a प्लस और b माइनस आयन बन रहा है, तो यहाँ पर a प्लस और जो b माइनस आयन बना है उसकी जो कंसंट्रेशन का जो मल्टीप्लिकेशन है, जो प्रोडक्ट है, उसको आप जब नॉर्मल कंडीशन है, कोई कंडीशन आपने बाउंड नहीं करी है, उसमें आप या ब्रॉड सेंस में अगर हम कहें तो क्या कह सकते हैं? आयनिक प्रोडक्ट। लेकिन मैंने कंडीशन लगा दी कि भाई इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया है। क्या एस्टेब्लिश हो गया है? इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया है। उस केस में आप कह सकते हैं कि ये क्या है? KSP है, जो कि फॉर्मूले में हम क्या लिख रहे हैं? a प्लस मल्टीप्लाई बाय b माइनस या मल्टीप्लाई b माइनस। तो ये जो KSP है इसको हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब देखिए काम की बात क्या है? काम की बात ये है कि अगर मैं कह रहा हूँ कि ये साम्य स्थापित हो गया है और ये साम्य स्थिरांक है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा ये है कि अगर मैं केवल ये कहूँ कि भाई ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, मतलब ये इक्विलिब्रियम इस टाइप से एस्टेब्लिश होगा, अब वो तो दोनों साइड रिएक्शन बता रहा है, a प्लस बी, ए बी से a प्लस बी माइनस बन रहे हैं और a प्लस बी माइनस से a बी बन रहे हैं, तो वहाँ पर साम्य स्थापित हुआ है या नहीं हुआ है। अगर a और b का मल्टीप्लिकेशन कहेंगे तो उसको हम कहेंगे आयनिक प्रोडक्ट। अब मेन जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये अगर मैंने कहा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब होता है साम्य स्थिरांक, जिसकी वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट होती है। जिसकी वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट होती है। तो कांस्टेंट अगर ये वैल्यू है, इसका मतलब ये जो पूरी टर्म है पूरी मिला के ये भी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। इसका मतलब अगर मैं कोई कंडीशन ले रखी है तो वहाँ पर a b भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट के लिए। समझ में आई बात? यहाँ पर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट होती है क्योंकि हमने उसको कंडीशन बाउंड कर दिया है इक्विलिब्रियम की कंडीशन। लेकिन आयनिक प्रोडक्ट जो होता है, क्योंकि वो कोई इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो किसी भी कंडीशन के लिए हमने a प्लस बी माइनस के लिए वैल्यू कहा है कि इसका जो प्रोडक्ट होगा उसको हम कहेंगे आयनिक प्रोडक्ट, तो वो कांस्टेंट नहीं होता है। आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू आप चेंज कर सकते हो, लेकिन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू चेंज नहीं होती है, वो फिक्स होती है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर अगर आप चेंज करोगे तो वैल्यू थोड़ी वेरी कर सकती है, वरना वो वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट होती है। तो देखिए दोनों का फॉर्मूला एक ही होता है, आयनिक प्रोडक्ट का और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का। फर्क इतना है कि आयनिक प्रोडक्ट ब्रॉड टर्म है, मतलब वहाँ पर कोई कंडीशन आपने नहीं लगा रखी, लेकिन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के लिए आपने कंडीशन लगा रखी है इक्विलिब्रियम की। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आयनिक प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में रिलेशन देखने से पहले या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की एप्लीकेशन देखने से पहले जो हमारी हेडिंग है उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो मैंने आपको बता दिया कि सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए इसमें एक रिलेशन होता है सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में, उसका एक फॉर्मूला आता है, वो मैं आपको फॉर्मूला डायरेक्ट बता देता हूँ कि फॉर्मूला कैसे आपको याद रखना है। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, मान लीजिए मैंने कहा AX और BY, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम कहें तो जब आप इसको आयनाइज करेंगे तो ये हो जाएगा X
ए वाई माइनस प्लस वाई बी वाई प्लस एक्स माइनस। ठीक है, अब देखिए माइनस प्लस कितना है उसमें हम डिटेल में नहीं जा रहे, सीधा सा मतलब ये है कि जो कैटायन है उसकी संख्या कितनी है और जो एनायन है उसकी संख्या कितनी है। ठीक है, जो चार्ज है वो सिंप्लिसिटी के लिए आप कुछ भी मान सकते हैं, वो जब हम कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट लेंगे उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अगर इस तरह का कोई इलेक्ट्रोलाइट दे रखा है और उसका आयनाइजेशन इस तरीके से हो रहा है, तो वहाँ पर जो सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में रिलेशन होगा वो क्या होगा, वहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट रिलेशन लिखवा देता हूँ, KSP इक्वल्स टू, देखिए अलग अलग फॉर्मूला मैं आपको बताऊँ डिराइव करूँ कोई नीड नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूँ, उससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। KSP का अगर हम फॉर्मूला देखें, x की पावर x, y की पावर y, s की पावर x प्लस y, ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। ठीक है, वापस से बता देता हूँ, यहाँ पर देखिए KSP तो है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और S जो मैंने लिखा है वो सॉल्युबिलिटी है। तो यहाँ पर क्या है, रिलेशन पूछता है वो कि इस इलेक्ट्रोलाइट के लिए सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में रिलेशन क्या होगा। तो KSP जो है उसका डायरेक्ट फॉर्मूला सारे इलेक्ट्रोलाइट पे लागू हो जाएगा या फॉलो करेगा, क्या है, x की पावर x, y की पावर y, s की पावर x प्लस y, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बेस पे KSP आपने निकाल लिया, आप चाहो तो इसको सॉल्युबिलिटी के सेंस में भी लिख सकते हो। अब देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने NaCl ले लिया, तो NaCl जब आप लेंगे तो इसका आयनाइजेशन क्या होगा, Na प्लस Cl माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर मेन चीज़ आपको x और y पता करना है। x और y क्या है, कैटायन और एनायन की संख्या। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 1 और यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है 1। तो सीधा सीधा मैं फॉर्मूला लिखूँ KSP का, तो KSP इक्वल्स टू x की पावर x, तो 1 की पावर 1 1 हो जाएगी, y की पावर y 1 की पावर 1 1 हो जाएगी। तो अब आपके बचा क्या, s, देखिए 1 की पावर 1 1 की पावर 1 कोई मतलब नहीं है लिखने की, s की पावर x प्लस y मतलब 1 प्लस 1, s की पावर कितनी होगी 2। तो ये रिलेशन आ गया KSP इक्वल्स टू s की पावर 2, और इसी को मैं अगर s के सेंस में लिखूँ तो s इक्वल्स टू रूट KSP ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर क्वेश्चन क्या आएगा, वो एक इलेक्ट्रोलाइट देगा कि भाई इस इलेक्ट्रोलाइट के लिए KSP का या तो इस फॉर्म में फॉर्मूला देगा या इस फॉर्म में देगा, नॉर्मली इस फॉर्म में देता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड ले लिया मैंने, क्या ले लिया, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो जब मैग्नीशियम क्लोराइड लेंगे तो ये किस फॉर्म में आयनाइज हो जाएगा, मैग्नीशियम 2 प्लस 2Cl माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, x की वैल्यू कितनी है 1 और y की वैल्यू कितनी है 2। देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, चार्ज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको मेनली कैटायन और एनायन की संख्या देखनी है। चार्ज तो वो आप इतना आपने MSc कर रखी है, तो यहाँ पर इतना तो आपको आइडिया होगा कि भाई जब ये आयनाइज होगा तो मैग्नीशियम 2 प्लस हो जाएगा और क्लोरीन पे -1 आएगा। ठीक है, तो मेन चीज़ क्या है, इनकी संख्या आयंस की। तो यहाँ पर जब मैं फॉर्मूला लिखूँगा KSP का, तो x की पावर x मतलब 1 की पावर 1, y की पावर y मतलब 2 की पावर 2 और s की पावर x प्लस y, तो x प्लस y 1 प्लस 2 डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ 3। तो यहाँ पर क्या आ गया, 1 की पावर 1 1 हो गया और 2 की पावर 2 मतलब 4 हो गया, तो ये हो गया 4s की पावर 3। तो या तो वो सीधा KSP इक्वल्स टू 4s की पावर 3 लिख दे, या वो s के सेंस में पूछे। तो देखिए s के सेंस में हम क्या लिखेंगे, s की पावर 3 इक्वल्स टू KSP अपॉन 4, और फिर जब आप s के फॉर्म में लिखेंगे तो s के फॉर्म में आप क्या लिख सकते हैं, KSP अपॉन 4 की पावर 1/3, या तो आप ऐसे लिख दीजिए। अब ऐसे नॉर्मली ऑप्शन जब आप देखेंगे तो आपको ऐसे लिखा हुआ नहीं मिलेगा, आपको ऑप्शन कैसे लिखेगा वो मिलेगा, KSP अपॉन 4 यहाँ 3 लिखा हुआ मिलेगा। तो पावर 1/3 ऐसे लिखो या आप ऐसे लिखो, एक ही बात है। रूट के ऊपर अगर कोई वैल्यू लिखी हुई है, मतलब जो भी वो लिखी हुई है वैल्यू, वो पावर 1 अपॉन में है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपके यहाँ 2 इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं, वैसे ही आप कोई सा भी इलेक्ट्रोलाइट लेकर सॉल्व कर सकते हो। बात समझ आ गई। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, जो भी इलेक्ट्रोलाइट है आप उसको केवल आयनाइज करो, उसके बाद x और y की वैल्यू निकाल लो, बाकी कुछ नहीं करना। बाकी आप क्या करो, ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले में आप वैल्यू रख के उसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर जो है
KSP और सॉल्युबिलिटी में जो रिलेशन है इस पे न्यूमेरिकल आता है। देखिए न्यूमेरिकल नहीं तो फॉर्मूला बेस पे क्वेश्चन पूछता है, तो यहाँ पर अगर आपको केवल ये फॉर्मूला याद है तो आप जो है 100% उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में हम बात नहीं करेंगे, यहाँ पर टू द पॉइंट ये है KSP इक्वल्स टू x की पावर x, y की पावर y, s की पावर x प्लस y। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप जो है क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अभी देखिए हमने सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में रिलेशन देखा था, वो फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो आपके कंडीशन दे रखी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले वाले पे न्यूमेरिकल या फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और ये आपके कंसेप्चुअल या थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर रिलेशन दे रखा है KSP में और आयनिक प्रोडक्ट में। तो देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि दोनों के फॉर्मूले देखने में सेम है, A प्लस मल्टीप्लाई बाय B माइनस, मतलब जो आयन बन रहे हैं उनका प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन, लेकिन कंडीशन अलग है। आयनिक प्रोडक्ट तो हर कंडीशन में आप उसको आयनिक प्रोडक्ट कह सकते हो, लेकिन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आप कब कहोगे, जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। दूसरी बात, आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू फिक्स नहीं होती है, वो चेंज हो सकती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपने कोई कंडीशन तो बाउंड करी नहीं है, तो आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू आप बढ़ा भी सकते हो और आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू आप घटा भी सकते हो, वो डिपेंड करेगा आयन की कंसंट्रेशन कितनी है। लेकिन जो KSP की वैल्यू है, जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, उसकी वैल्यू फिक्स होगी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपने कंडीशन लगा रखी है इक्विलिब्रियम की। तो देखिए यहाँ पर हमने 3 कंडीशन ले रखी है कि आयनिक इक्विलिब्रियम में और आयनिक प्रोडक्ट में और KSP में क्या रिलेशन है। पहली कंडीशन है कि जब KSP की वैल्यू ज़्यादा है किससे, आयनिक प्रोडक्ट से, या इसको मैं उल्टा भी कह सकता हूँ कि आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू कम है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से। तो इसको हम कैसे देखते हैं, तो देखिए इसको आप ऐसे समझो कि मान लीजिए कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू है 10, समझने के लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है, 10। इसका मतलब ये है कि 10 जो है KSP की वैल्यू है और आयनिक, अब देखिए फॉर्मूला तो वही है, यहाँ लिख देता हूँ मैं समझने के लिए, A प्लस और B माइनस, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। और मैंने KSP की जो वैल्यू अभी आपको बताई 10, उसकी जगह मैं 100 मान लेता हूँ समझने के लिए, ठीक है, मान लिया 100 है। तो मैंने कहा कि हमने लिया कोई इलेक्ट्रोलाइट और जिसमें आयन बने A प्लस और B माइनस, और वहाँ पर KSP की वैल्यू कितनी है, 100। इसका मतलब ये है कि मैंने मान लिया समझने के लिए कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में A प्लस की कंसंट्रेशन 10 हो जाएगी और B माइनस की कंसंट्रेशन भी कितनी हो जाएगी, 10। तो जब आप 10 और 10 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। ये कब है, इक्विलिब्रियम पर। अब हमने क्या कहा कि आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू कम आ रही है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा आयनिक प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो आ रही है 25। अब आयनिक प्रोडक्ट का मैंने कहा फॉर्मूला तो यही है, A प्लस मल्टीप्लाई बाई B माइनस। तो आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू 25 आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि A की वैल्यू कितनी मान सकते हैं हम, 5, और B की भी कितनी मान सकते हैं, 5। तो 5 × 5 कितना हो गया, 25। इसका मतलब ये है कि अगर आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू कम आ रही है KSP से, इसका मतलब इक्विलिब्रियम में आयन की जितनी कंसंट्रेशन हो सकती है उससे कंसंट्रेशन क्या है, कम है। इसका मतलब आप जितना इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व कर सकते थे उतना डिसॉल्व नहीं हुआ है। समझ में आ रही बात। यहाँ पर आयन की कंसंट्रेशन क्या है, कम। तो अगर आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू KSP से कम है तो सिंपल सा आप एक लाइन में याद कर लीजिए, इसको भले आप छोड़ दीजिए, सिंपल सा आप याद कर लीजिए कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, मतलब असंतृप्त विलयन है, मतलब आप उसमें और सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने कहा कि KSP की वैल्यू 100 है, मतलब A प्लस कितना हो सकता है, मैक्सिमम 10, और B माइनस कितना हो सकता है, 10। जबकि यहाँ कितना है, कम है, मतलब आप उसमें और आयन बढ़ा सकते हैं, मतलब सॉल्यूशन में और इलेक्ट्रोलाइट आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की कंडीशन या असंतृप्त विलयन। तो असंतृप्त विलयन कब है, जब KSP की वैल्यू ज़्यादा है और आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू कम है। दूसरी कंडीशन, जब KSP और आयनिक प्रोडक्ट बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आयनिक प्रोडक्ट KSP के बराबर हो गया, मतलब वो कंडीशन क्या है, इक्विलिब्रियम की, और इक्विलिब्रियम की कंडीशन है तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि जितना इलेक्ट्रोलाइट आप उसमें सॉल्युबल कर सकते थे उतना आपने ऐड उसमें कर दिया।
ना कम करा ना ज़्यादा करा। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर अगर दोनों इक्वल हैं तो वो किसकी कंडीशन है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, या हिंदी में कहें तो संतृप्त विलयन। मतलब जितना मैक्सिमम सॉल्युबल डिजॉल्व हो सकता था, सॉल्युबल हो सकता था, उतने आपने कर दिया, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो ये वाली है। क्या कंडीशन है कि अगर KSP की वैल्यू कम हो जाए और आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा। नॉर्मली हमने क्या करा, कम डिजॉल्व करा तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसमें KSP की वैल्यू ज़्यादा थी, आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू कम थी। जितना सॉल्युबल हो जाए उतना ही डिजॉल्व करा तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहा हमने, सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब संतृप्त विलयन। लेकिन जितना डिजॉल्व हो जाए उससे हमने ज़्यादा ऐड कर लिया तो उसको हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, जब आयनिक प्रोडक्ट जो है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से क्या हो जाए ज़्यादा, उसको हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये तो है असंतृप्त विलयन, ये है संतृप्त, और इसको अति संतृप्त आप कह सकते हो, या सिंपल आप सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन आप याद रखो। और ये जो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है ये है कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन। इसका मतलब ये है कि जो PPT फॉर्म होता है उसकी कंडीशन ये है। तो अगर आपसे कोई पूछे क्वेश्चन में कि PPT कब बनता है तो आप क्या कहेंगे, PPT कब बनता है, जब KSP की वैल्यू कम हो जाती है, किससे, आयनिक प्रोडक्ट से। तो ये आपको याद करना है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, वो पूछेगा कि प्रेसिपिटेशन की कंडीशन क्या है या PPT फॉर्मेशन की कंडीशन क्या है। PPT को हिंदी में अवक्षेप कहते हैं। तो अवक्षेपण की कंडीशन क्या है या शर्त क्या है, जब KSP की वैल्यू जो है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट या विलेयता गुणांक की जो वैल्यू है वो आयनिक गुणनफल से क्या हो जाए, कम हो जाए। देखिए टर्मिनोलॉजी में कोशिश करता हूँ हिंदी में भी बोल दूँ, लेकिन मुझे जो है इंग्लिश में कंफर्टेबल रहता है, तो मैं बीच बीच में आपको बता देता हूँ ताकि आपको भी क्लिक हो जाए कि भाई इसको हिंदी में क्या कहते हैं। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की अगर वैल्यू कम है आयनिक प्रोडक्ट से तो वहाँ पर वो कंडीशन है PPT फॉर्मेशन की। अब PPT जो है वो आप अगर प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जब आप प्रैक्टिकल करते हैं तो आपने करा होगा अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक, एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल। तो एसिडिक रेडिकल में तो हम कोई PPT का कंसेप्ट नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जो बेसिक रेडिकल है, क्षारीय जो मूलक आप पढ़ते हैं, वहाँ पर आपने अलग अलग ग्रुप पढ़े होंगे। 0 ग्रुप अलग होता है, उसके बाद 1 2 3 4 सीक्वेंस से चलते हैं। तो वहाँ पर वो जो ग्रुप सीक्वेंस से चलते हैं उसका सबसे बड़ा जो बेस है वो सीक्वेंस से ग्रुप बनाने का वो KSP ही है। क्या है, KSP। तो ये सबसे बड़ी एप्लीकेशन है KSP की। तो जो आप प्रैक्टिकल में बेसिक रेडिकल पढ़ते हैं या क्षारीय मूलक पढ़ते हैं वो KSP की एप्लीकेशन है। अब देखिए ये दे रखी है एप्लीकेशन ऑफ KSP। मैंने आपसे क्या कहा कि KSP पे 2 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो KSP और सॉल्युबिलिटी का जो फॉर्मूला है उस पे, या KSP की जो कंडीशन है प्रेसिपिटेशन वाली उस पर। तो हमने कंडीशन क्या देखी, जब आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी KSP से या KSP की वैल्यू कम हो जाएगी आयनिक प्रोडक्ट से, उस कंडीशन में PPT फॉर्मेशन होगा। अब उसकी एप्लीकेशन जो है वो ये है कि जब आप बेसिक रेडिकल पढ़ते हैं। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि ये सर क्या पढ़ाने लग गए प्रैक्टिकल का, ये तो हमारे काम का नहीं है। एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, जिस थ्योरी पर क्वेश्चन नहीं बनते वो मैं आपको कभी नहीं पढ़ाऊंगा। समझ में आई बात। मैं आपको कोई भी चीज़ पढ़ा रहा हूँ उसके 2 ही यूज़ हैं, या तो उससे आपके कोई कंसेप्ट क्लियर हो जो आपके आगे काम आएंगे, या फिर उस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आपको जब भी मैं थ्योरी पढ़ाता हूँ तो आप ये मान के चलिए कि जो भी मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उससे पहले मेरे पास RPSC और उसके अलावा कम से कम जो है 40+ क्वेश्चन पेपर है। वो सारे क्वेश्चन पेपर देखने के बाद उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देखने के बाद फिर मैं आपको थ्योरी पढ़ाता हूँ कि आपके क्या काम का है और क्या काम का नहीं है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर KSP की एप्लीकेशन क्या है कि जो बेसिक रेडिकल हैं उसके ग्रुप डिवाइड किए गए हैं। तो जो ग्रुप डिवाइड किए गए हैं उसका जो क्राइटेरिया है वो KSP है।
अब ये क्या है, कैसे हैं, इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे वो हम समझते हैं। देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले बात करें ग्रुप कौन कौन से हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। अब एक जीरो ग्रुप भी होता है लेकिन वो मैंने यहाँ कंसिडर नहीं करा है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ ग्रुप रिएजेंट लिखा हुआ है। ग्रुप रिएजेंट का मतलब ये है कि आप सॉल्यूशन में क्या ऐड करेंगे रिएजेंट जिससे पीपीटी फॉर्म हो जाए। तो जो रिएजेंट ऐड करने पर पीपीटी फॉर्म होता है उसको हम ग्रुप रिएजेंट कहते हैं। तो हर ग्रुप का एक ग्रुप रिएजेंट है। जैसे ग्रुप 1 का ग्रुप रिएजेंट क्या है, डाइल्यूट HCl। ग्रुप 2 का ग्रुप रिएजेंट क्या है, H2S इन प्रेजेंस ऑफ HCl। इसका मतलब इसका ग्रुप रिएजेंट तो हो गया डाइल्यूट HCl और इसका ग्रुप रिएजेंट है H2S, लेकिन कंडीशन साथ में क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ HCl, मतलब मेन ग्रुप रिएजेंट तो H2S ही है। इसके बाद अगर हम थर्ड की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है NH4OH इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl। इसका मतलब यहाँ पर मेन ग्रुप रिएजेंट क्या है, NH4OH। अब यहाँ पर ग्रुप रिएजेंट से मतलब ये है कि जो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन में हेल्प करेगा या जिसकी वजह से प्रेसिपिटेट बनेगा। अब यहाँ पर मतलब क्या है कि अगर मैंने कहा इस ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट है डाइल्यूट HCl, तो इसका मतलब जो प्रेसिपिटेट बनेगा वो क्लोराइड के फॉर्म में बनेगा। किसके फॉर्म में बनेगा, क्लोराइड के फॉर्म में। तो हमने क्या देखा कि जब हमने डाइल्यूट HCl मिलाया सॉल्यूशन में तो वहाँ पर अगर फर्स्ट ग्रुप का कोई बेसिक रेडिकल प्रेजेंट होगा तो वो क्लोराइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट बनाएगा, क्योंकि ग्रुप रिएजेंट क्या है, HCl। तो यहाँ पर ये जो रेडिकल है बेसिक, चाहे वो सिल्वर हो, चाहे वो लेड हो, चाहे वो मर्क्यूरस हो। देखिए मर्करी दोनों में आ रहा है, लेड दोनों में आ रहा है। तो मर्करी की तो क्या है, वैलेंसी में डिफरेंस है, ऊपर वाला मर्क्यूरस है, ये मर्क्यूरिक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बेसिक रेडिकल में सिल्वर, मर्करी और लेड दे रखा है। तो यहाँ पर ये जो तीन हैं ये क्लोराइड के फॉर्म में पीपीटी बना लेंगे। बाकी जो रेडिकल प्रेजेंट हैं वो पीपीटी नहीं बनाएंगे। ये ही बेसिक थीम है। बेसिक थीम क्या है कि जब हम बात कर रहे हैं ग्रुप 1 की, तो ग्रुप 1 में जो आप ग्रुप रिएजेंट काम में ले रहे हैं और जो प्रेसिपिटेट बन रहा है या जिस फॉर्म में बन रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो प्रेसिपिटेट बनेगा वो क्लोराइड के फॉर्म में बनेगा। किस फॉर्म में बनेगा, क्लोराइड। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं बात करूँगा क्लोराइड की इन सारे मेटल्स के लिए, तो वहाँ पर सबसे कम KSP किनका है, कौन से क्लोराइड का है, तो आप क्या कहेंगे, इसका, इसका और इसका। मतलब सिल्वर क्लोराइड, लेड क्लोराइड और मर्क्यूरस क्लोराइड के लिए KSP की वैल्यू आयनिक प्रोडक्ट से कम है, इसलिए इनका तो पीपीटी बन जाएगा और बाकी सबका पीपीटी नहीं बनेगा। समझ में आ गई बात। तो जिसका KSP कम है उनका पीपीटी बनेगा, बाकी का नहीं बनेगा। इसका मतलब ग्रुप 1 में जब मैंने बात करी कि ग्रुप रिएजेंट है डाइल्यूट HCl, तो क्लोराइड के फॉर्म में पीपीटी बनाएंगे कौन, जो ग्रुप 1 में प्रेजेंट है वो। तो ग्रुप 1 का KSP कम है, बाकी का KSP क्या है, ज़्यादा है। तो जिसका KSP कम था उसने पीपीटी बना लिया, जिसका ज़्यादा था उसने पीपीटी नहीं बनाया। अब हम चलते हैं सेकेंड ग्रुप में। तो सेकंड ग्रुप में जब हम ग्रुप रिएजेंट की बात करते हैं तो हमने क्या कहा, H2S इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो यहाँ पर ग्रुप रिएजेंट है H2S, तो यहाँ पर पीपीटी बनेगा सल्फाइड के फॉर्म में। किस फॉर्म में, सल्फाइड के फॉर्म में। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप का टेस्ट हो चुका है तो हम इसकी बात नहीं करेंगे। जब हम सेकंड में आ चुके हैं तो अब हम पहले वाले की बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका KSP कम होगा। अब जब आप सीक्वेंस से चल रहे हो तो जब आप सेकंड में आ गए तब आप फर्स्ट मान के चल रहे हो कि वो नहीं है, तो अब कंपैरिजन फर्स्ट में नहीं होगा, सेकंड में और आगे वाले में होगा। क्योंकि फर्स्ट, और देखिए यहाँ पर जब आप टेस्ट करते हैं प्रैक्टिकल में तो ऐसे नहीं कि जो मर्जी है आपने ग्रुप रिएजेंट लगा लिया कि भाई इच्छा हो तो सेकंड लगा लो, इच्छा हो तो फोर्थ लगा लो, ऐसे नहीं, सीक्वेंस से चलना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि इसके KSP की वैल्यू भी कम है, लेकिन सीक्वेंस से चल रहे तो हम उसकी बात करेंगे। तो हमने क्या देखा, सल्फाइड के फॉर्म में पीपीटी बनाएंगे और जो सेकंड ग्रुप के बेसिक रेडिकल है उनके KSP की वैल्यू कम है कंपेयर टू 3, 4, 5 एंड 6। समझ में आ गई बात। तो अगर आपसे कोई पूछे कि निम्न में से कौन से सल्फाइड का KSP की वैल्यू कम होगी, तो आप देखो कि जो ऑप्शन दिए उसने कौन कौन से दिए हैं। तो अगर मान लो सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, इनमें ऑप्शन दिए हैं तो जो ग्रुप ऊपर है उसके KSP की वैल्यू कम होगी और जो ग्रुप नीचे है उसके KSP की वैल्यू ज़्यादा होगी। समझ में आ गई बात। चलिए अब यहाँ पर थर्ड जो ग्रुप है उसका ग्रुप रिएजेंट क्या है, NH4OH इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl।
तो यहाँ पर आपके कौन से रिएजेंट हैं, आयरन, एल्यूमिनियम, क्रोमियम। तो यहाँ पर ग्रुप रिएजेंट क्या है, OH। तो देखिए पहले वाले में क्लोराइड के फॉर्म में पीपीटी बना, दूसरे वाले में सल्फाइड के फॉर्म में, तीसरे वाले में बनेगा हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में। किस फॉर्म में, हाइड्रोक्साइड, सही है। तो तीसरे वाले में बन गया हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में। तो यहाँ पर आपके हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में पीपीटी बन गया है। अब हम बात करते हैं चौथे ग्रुप की। तो चौथे ग्रुप में भी H2S ग्रुप रिएजेंट है, लेकिन कंडीशन चेंज हो गई है। पहले कंडीशन क्या थी, इन प्रेजेंस ऑफ HCl, दूसरी कंडीशन क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH। या हम ऐसे कह सकते हैं कि H2S इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, H2S इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। तो यहाँ पर जो सल्फाइड हैं ये भी आपके पीपीटी बनाएंगे। अब एक चीज़ जो है वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि यहाँ पर आपके ये भी सल्फाइड के फॉर्म में पीपीटी बनाएंगे और ये भी सल्फाइड के फॉर्म में पीपीटी बनाएंगे। इन्होंने सेकंड ग्रुप में पीपीटी बना लिया, इन्होंने सेकंड ग्रुप में पीपीटी नहीं बनाया, फोर्थ ग्रुप में बनाया। तो इसका सीधा सीधा सो मतलब ये हो गया कि इनके KSP की वैल्यू कम है और इनके KSP की वैल्यू ज़्यादा है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके ग्रुप जो हैं वो सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये इंपॉर्टेंट है। कैसे, मैं अभी ये समझा दूंगा आपको। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि यहाँ पर सेकंड और फोर्थ ग्रुप दोनों ही सल्फाइड के फॉर्म में पीपीटी बना रहे हैं। तो वो ये पूछ सकता है किसके KSP की वैल्यू ज़्यादा है और किसके KSP की वैल्यू कम है। तो यहाँ पर इनके KSP की वैल्यू कम है और इनके KSP की वैल्यू ज़्यादा है। तो अब आपको मेटल्स याद होने चाहिए, ठीक है। अब आपको ग्रुप तो याद कर लिया आपने कि भाई सेकंड वाले के KSP की वैल्यू कम है और फोर्थ वाले के KSP की वैल्यू ज़्यादा है। वो एग्जाम में ग्रुप थोड़ा ना देगा, वो मेटल्स देगा। कैसे देगा कि भाई जिंक सल्फाइड है, मैंगनीज सल्फाइड है, निकल सल्फाइड है और लेड सल्फाइड है, बताओ किसके KSP की वैल्यू कम होगी। तो आप कहोगे लेड सल्फाइड की। या फिर वो कहे लेड सल्फाइड है, बिस्मिथ सल्फाइड है, कॉपर सल्फाइड है और निकल सल्फाइड है, किसके KSP की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो आप क्या कहोगे, निकल सल्फाइड की। अब दूसरी बात, एक चीज़ और आती है हमारे दिमाग में, क्वेश्चन ये आता है कि जब ये भी सल्फाइड के फॉर्म में पीपीटी बना रहा है और ये भी सल्फाइड के फॉर्म में पीपीटी बना रहा है, तो ये दो ग्रुप की ज़रूरत क्यों पड़ी, सारों ने यहाँ क्यों पीपीटी नहीं बनाया। तो यहाँ पर इसका रीज़न ये होता है कि ये मैंने कहा सेकेंड ग्रुप का KSP और ये मैंने कहा फोर्थ ग्रुप का KSP। तो सेकेंड ग्रुप के KSP की वैल्यू क्या है, कम है, तभी वो पीपीटी बना रहा है। और फोर्थ ग्रुप के KSP की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा। समझने के लिए मैंने कह दिया सेकेंड ग्रुप के KSP की वैल्यू कितनी है, 10, और फोर्थ ग्रुप के KSP की जो वैल्यू है वो कितनी है, 100। ठीक है, यहाँ चाहो तो यहाँ लिख दो आप, यहाँ लिख देता हूँ कि यहाँ जो सेकेंड ग्रुप का KSP है उसकी वैल्यू 10 है और फोर्थ ग्रुप के KSP की वैल्यू कितनी है, 100। अब जो मेन रोल है वो ये है कि KSP की वैल्यू तो फिक्स है, KSP की वैल्यू क्या है, फिक्स है। इंपॉर्टेंट जो चीज़ है जिसको हम वेरी कर सकते हैं वो है आयनिक प्रोडक्ट। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था KSP की वैल्यू कांस्टेंट होती है, लेकिन आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू चेंज की जा सकती है। तो यहाँ पर मेन चीज़ क्या है कि अगर आप स्टार्टिंग में ही H2S बेसिक मीडियम में ले लेते तो उस केस में क्या होता कि वहाँ पर आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू 100 से ज़्यादा होती। तो 100 से ज़्यादा होती तो वो इसका भी पीपीटी बना लेता और इसका भी पीपीटी बना लेता, तो सारे ग्रुप एक साथ आ जाते। समझ में आ रही बात। तो ये भी पीपीटी बना लेता और ये भी पीपीटी बना लेता। तो हमको क्या करना था कि बहुत सारे एलिमेंट एक साथ आ जाते तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। तो हमने क्या देखा कि इतने सारे एलिमेंट हैं जो सल्फाइड के फॉर्म में पीपीटी बना सकते हैं। तो हमने कोशिश क्या करी कि आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू इससे तो ज़्यादा रहे, मतलब 10 से तो ज़्यादा रहे ताकि ये तो पीपीटी बना ले, और 100 से कम रहे ताकि ये पीपीटी ना बनाए। इसलिए हमने क्या करा, स्टार्टिंग में H2S लिया HCl की कंडीशन में। तो यहाँ पर एक इफेक्ट काम कर रहा है जिसको हम कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। अब ये क्या होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और यहाँ पर फैक्टर काम कर रहा है अपोजिट आयन इफेक्ट। तो कॉमन आयन इफेक्ट से सिंपल सा आप एक चीज़ याद कर सकते हो कि जो आयनिक प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, या फिर आयोनाइजेशन जो होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो आयनाइजेशन कम होगा तो आयनिक प्रोडक्ट कम हो जाएगा। तो हमने क्या करा कि H2S हमने ली और हम चाह रहे थे कि जो इसकी आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू है वो इसके KSP से तो ज़्यादा हो लेकिन इससे ज़्यादा ना हो। तो हमने कॉमन आयन इफेक्ट लगा दिया।
कॉमन आयन इफेक्ट लगाने से आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होने की जगह थोड़ी क्या हो गई, कम हो गई। उससे क्या हुआ, इससे तो ज़्यादा हो गई और इससे कम रह गई। तो इसने तो पीपीटी बनाया और इसने पीपीटी नहीं बनाया। कॉमन आयन इफेक्ट का सिंपल सा मतलब यह है कि H2S में क्या है, H+ आयन है और इस HCl में भी क्या है, H+ आयन है। तो जब दो आयन सेम रहते हैं तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका आयनाइजेशन कम हो जाता है। ये कॉमन आयन इफेक्ट होता है। इसको डिटेल में मैं और समझाऊंगा बाद में। तो हमने क्या देखा कि सेकंड ग्रुप में कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि प्रैक्टिकल का पार्ट आप नॉर्मली नहीं पढ़ते हो, कहीं भी थ्योरी में इजीली नहीं दे रखा है और इस पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से समझा रहा हूँ। तो ध्यान से समझ लेना। तो यहाँ पर इसके KSP की वैल्यू फोर्थ ग्रुप से कम है और यहाँ कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है और यहाँ अपोजिट आयन इफेक्ट लग रहा है, इसलिए आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा आ रही है, इसलिए ये क्या कर रहे हैं, पीपीटी बना रहे हैं। अब आपको क्या करना है कि ग्रुप रिएजेंट याद करने हैं और कौन से ग्रुप में कौन कौन से रेडिकल है ये आपको याद होने चाहिए। जैसे फर्स्ट ग्रुप में क्या है, सिल्वर, लेड और मरकरी। सेकेंड ग्रुप में क्या है, मरकरी, लेड, बिस्मिथ, कॉपर, कैडमियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टिन। थर्ड में क्या है, एल्यूमिनियम, क्रोमियम और आयरन। फोर्थ में क्या है, जिंक, निकिल, कोबाल्ट और मैंगनीज। फिफ्थ ग्रुप में क्या है, बेरियम, स्ट्रोंशियम और कैल्शियम। सिक्स्थ ग्रुप में क्या है, मैग्नीशियम। तो यहां पर आपके जो सबसे काम के हैं वो ये तीन हैं। यहां पर जो थर्ड ग्रुप है उसमें भी कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है। अमोनियम यहाँ पर भी है और अमोनियम यहाँ पर भी है। तो कॉमन आयन इफेक्ट जो लगता है वो सेकंड में और थर्ड में लगता है। फोर्थ में लगता है अपोजिट आयन इफेक्ट। तो यहाँ पर आप क्या है कि अब वो पूछेगा भाई थर्ड में आपने कॉमन आयन इफेक्ट क्यों लगाया। अगर आप थर्ड में कॉमन आयन इफेक्ट नहीं लगाते तो थर्ड के साथ साथ जो फिफ्थ ग्रुप है वो भी पीपीटी बना लेता हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में। समझ में आई बात। तो यहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट हमने लगा लिया, इसलिए यहाँ पर ये तो हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में इसने पीपीटी बनाया, इन्होंने हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में पीपीटी नहीं बनाया। बाद में इसका ग्रुप रिएजेंट है अमोनियम कार्बोनेट, तो ये कार्बोनेट के फॉर्म में पीपीटी बनाएंगे। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि जो ग्रुप ऊपर है उसके KSP की वैल्यू कम है, जो ग्रुप नीचे है उसके KSP की वैल्यू ज़्यादा है। सेकेंड ग्रुप में और थर्ड ग्रुप में कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है। अगर आप सेकेंड ग्रुप में कॉमन आयन इफेक्ट नहीं लगाओगे तो सेकेंड के साथ फोर्थ के भी पीपीटी बन जाएंगे, और अगर आप थर्ड में कॉमन आयन नहीं लगाओगे तो थर्ड के साथ फिफ्थ के भी पीपीटी बन जाएंगे। उसके बाद फोर्थ में अपोजिट आयन इफेक्ट लग रहा है ताकि आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा हो जाए, और यहाँ पर आपके फिफ्थ जो है बाकी एज इट इज़ है। तो यहाँ पर आपको कॉमन आयन इफेक्ट कहाँ लग रहा है, ठीक है, उसके अलावा अपोजिट आयन इफेक्ट कहाँ लग रहा है और कौन सा ग्रुप रिएजेंट किसका है और कौन से ग्रुप में कौन से बेसिक रेडिकल हैं, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इस पे जो क्वेश्चन है, जब मैं आपको क्वेश्चन वाला वीडियो बनाऊंगा वहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा और वहाँ पर मैं आपको उसका आंसर नहीं बताऊंगा। ये वीडियो अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आपको आंसर समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।